हेलो एवरीवन, आज हम लोग 17 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का हमारे पास फिजिक्स का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए पार्टिकल ऑफ मास है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है, और देखने से ये लग रहा है कि यह पार्टिकल एल लेंथ के स्ट्रिंग्स, कोई एक स्ट्रिंग है जिसके हेल्प से बी पॉइंट पर फिक्स्ड है। ठीक है, और यह जो पार्टिकल एम है, एक पार्टिकल, दिस पार्टिकल मूव इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, तो इस पार्टिकल का ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एल ए है, बी पॉइंट के अबाउट एल बी है। ठीक है, ऑप्शन से देखें तो ये हमें ये बताना है कि एल ए और एल बी किसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गया, मान लो कि ये वर्टिकल लाइन है, इस लाइन से ये थीटा एंगल बना रहा है और यह पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यह जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने l मान लिया। एक चीज सोचो कि हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, यह पार्टिकल l लेंथ के स्ट्रिंग से इस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है और यह पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड वर्टिकल लाइन क्या होगा, हर समय थीटा ही होगा, यानी कि थीटा जो है कंप्लीट मोशन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यह जो पार्टिकल सर्कल में मूव करा उसका रेडियस कितना है, यहां से यहां, तो रेडियस इक्वल टू कितना लिख दें बताओ, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। यह पार्टिकल सर्कल में मूव करा, हाँ ये भी गिवन है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में v बराबर ओमेगा आर, यानी कि ओमेगा एल साइन थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का, हाँ यहां जो मेरा पॉइंट है, यहां जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम a था और इस पॉइंट का नाम b है। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी हमें निकल गया, तो यदि हमारे पास वेलोसिटी पता है तो इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो r क्रॉस p होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो r वेक्टर एम वी वेक्टर, m कॉमन ले लें तो r वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, यहाँ क्रॉस का साइन। ठीक है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब सोचो वेलोसिटी इधर है, रेडियस ये है, यानी कि r और v के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा, यानी कि r v लिख दें, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट a लिखें तो m r हमारा क्या है, रेडियस l साइन थीटा। ठीक है, रेडियस v हमारा वेलोसिटी कितना है, ओमेगा l साइन थीटा, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो m ओमेगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड किसका है, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, ये हमने मैग्नीट्यूड का निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड देखो, ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, यानी कि la का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कहां से आएगा, r क्रॉस v, तो r क्रॉस v, रेडियस वेक्टर तो इधर हो गया r वेक्टर, v वेलोसिटी इनटू द बोर्ड है तो r क्रॉस v, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल जब यहां पे होगा तो वेलोसिटी इधर हो गया और इस पॉइंट पर जब होगा पार्टिकल तो r वेक्टर इधर हो गया तो r क्रॉस v, यानी कि हर समय जो इस पार्टिकल m का a के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो हर समय ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन भी हर समय कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो LA इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हाँ कोई सोचेगा बी पॉइंट के अबाउट निकालें, हाँ निकाल लो। बी पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखें, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें इसके अबाउट तो क्या लिखेंगे, m इंटू आर क्रॉस v, m इंटू आर क्रॉस v। r कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, वेलोसिटी का निकालो, तो r तो ये लेंथ हो जाएगा l, v हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है ही ओमेगा l साइन थीटा, यानी कि, अच्छा इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये m r हमारा l हो गया और v बराबर ओमेगा l साइन थीटा, यानी कि m l स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा।
ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट द बी का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड देखो ना, पूरे कंप्लीट मोशन में एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, यानी कि एल बी का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन की बात सोचें, डायरेक्शन क्या होता है, आर क्रॉस वी से निकालते हैं। इस पॉइंट को जब पार्टिकल यहां होगा तो आर वेक्टर किधर हो जाएगा, अच्छा आर वेक्टर यदि हम लोग लिखें तो आर वेक्टर हमारा कुछ ये हो जाएगा, वी वेक्टर तो इंटू तो है ही, तो आर क्रॉस वी करोगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी का डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब पार्टिकल यहां रहेगा, स्ट्रिंग ये हो गया आर वेक्टर और हमारा कुछ ये होगा वेलोसिटी, तो आर क्रॉस वी करोगे तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ये आ जाएगा। अब देखो यहां का डायरेक्शन और यहां का डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द पॉइंट वी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो देखो एल बी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी गलत है। एल ए इज वेरिएबल, ये गलत है। एल वी इज वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद स्पीड v एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट इज n, देन करेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो हम लोग जानते ही हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन nth ऑर्बिट वो क्या होता है, 2.16 इंटू 10⁶। देखो n स्क्वायर बाय जेड, रेडियस के लिए होता है z/n होता है यहाँ। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या होता है, 2.16 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए z तो 1 ही हो जाएगा, तो Vn जो हमारे पास आ गया वो हमारा Vn आ गया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का है, ये फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास एक ब्लॉक है 4.5 kg का, दूसरा 0.5 kg का, और इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 3/7 है और ये फोर्स लगा रहा है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है या यूं कहूं स्मूथ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। ठीक है, तो हम लोग यहां देखें तो फर्स्टली काम क्या करेंगे, एफबीडी बना लेते हैं। यदि हम लोग इसका एफबीडी बनाएं तो क्या क्या होगा, एक फोर्स F लग रहा है, एक हमारे पास, हाँ ये नीचे वाले जो सरफेस है हमारा वो स्मूथ है। ठीक है, यदि ये सरफेस स्मूथ है तो नीचे तो कोई फोर्स नहीं होगा, हाँ एक mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, दैट इज डिफरेंट। एक इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगा और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक इधर मान लेते हैं A1 से जा रहा है और ये ब्लॉक मान लेते हैं ये A2 से। A1 का वैल्यू कहां से कहां लाइक कर सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कहां से कहां लाइक कर सकता है, तो एक्सेलरेशन जो है इसका 0 हो सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, तो यदि हम लोग A1 लिखें तो F/m। ठीक है, हाँ इस ब्लॉक का मास भी पता है 0.5 kg, इसका मास है 4.5 kg। ठीक है, और इसका जो मास है हमारा कितना है 4.5 kg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम हो सकता है, F/m। m तो कांस्टेंट, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें, तो फ्रिक्शन यानी कि A1 का जब हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग कितना लिख देंगे, फ्रिक्शन का मैक्सिमम म्यू इंटू एन। हाँ यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा 0.5 इंटू जी 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू इंटू एन डिवाइड बाय मास। मास इसका कितना है 0.5। देखो ये कैंसिल हो गया, म्यू का वैल्यू कितना है हमारा 3/7 इंटू 9.8। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, 0 से लेके कहाँ तक 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है 4.2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। हाँ यदि कोई A2 के बारे में रेंज सोचे, A2 का रेंज कहां से कहां हो सकता है, हाँ 0 हो सकते हैं, पूरे सिस्टम ही नहीं मूव करे तो 0 मैक्सिमम। इसका यदि हम FBD से एक्सेलरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे F माइनस F बाय 4.5, यही होगा A2। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, लेकिन F
कैपिटल F जो अप्लाइड फोर्स है, उस अप्लाइड फोर्स पर एक्सेलरेशन A2 डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा F2 होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, A2 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A2 का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, हमें दोनों को साथ चलाना है, तो साथ कितने एक्सेलरेशन तक दोनों चल सकते हैं, ये बोलेगा मैं तो मैक्सिमम 4.2 तक जा सकता हूं, हाँ ये तो कितना में ही जा सकता है। दोनों साथ चलने के लिए जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो कितना पॉसिबल है, 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि जब दोनों साथ चलेंगे तो इस दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4.2 होगा। ठीक है, हमने इस वे में सेलेक्ट कर लिया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। जब दोनों साथ चलेंगे तब का यदि हम लोग एबीडी बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो जब हम दोनों साथ चलेगा ये पता चल चुका है, तो दोनों एक सिंगल ब्लॉक हो जाएंगे। 4.5 प्लस 0.5 kg का यानी कि 5 kg का, इस पे एक फोर्स F लगेगा। फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा, ये हो गया इंटरनल हो जाएगा, यानी कि जब हम कंबाइंड सिस्टम लेंगे तब ये फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4.2 एक्सेलरेशन जो हो सकता है 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो सकता है, 4.2 न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा 5 हो गया, एक्सेलरेशन 4.2, कितना आ जाएगा ये 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, ये हमारा फोर्स है तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, यदि हम लोग इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट हमारा नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो हम लोग लगा सकते हैं वो 21 न्यूटन लगा सकते हैं, ताकि वह दोनों ब्लॉक साथ मूव करें। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एफ मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वह 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 21 आ गया। ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक है, तो इसके आंसर आ गए हमारे पास 21। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टू व्हाट द मिनिमम वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी रिड्यूस सो दैट स्केप वेलोसिटी बिकम 10 टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो हम लोग सिंपल है, ये स्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, √2gm/r। ठीक है, कह रहा है रेडियस ऑफ अर्थ में क्या चेंज करें ताकि इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 10 टाइम ऑफ वी हो जाए। ठीक है, तो कितना चेंज करना पड़ेगा, 2gm/ सिर्फ रेडियस में चेंज करना है, और क्या करना है मुझे, इसको 10 टाइम्स बनाना है, यानी कि रेडियस को यदि हम r/100 कर दें तब तो ये फिर से हो जाएगा 10 टाइम ऑफ दिस, यानी कि यदि हम ये कर दें रेडियस को तो ये कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, √100 10 आ जाएगा, 10 √2gm/r। ठीक है, यही मेरा टारगेट भी था। तो रेडियस कितना हो गया, r' इज इक्वल टू r/100। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 64 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो टू व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, तो 64 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी, ये एसएचएम का क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड है, कोई एक बॉडी है जो एसएचएम मोशन कर रही है, उसका जो एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एक्स डिस्प्लेसमेंट पे टोटल एनर्जी तो हर समय कितना होता है, हाफ KA²। ठीक है, मीन से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/2 kx²। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना लिख दे टोटल एनर्जी, हाफ KA² माइनस हाफ kx²। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया किस पोजीशन पे, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों एनर्जी इक्वल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमने कितना लिखे हैं, 1/2 KA² माइनस 1/2 kx² इज इक्वल टू हाफ kx²। इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, KA² इज इक्वल टू kx², k कैंसल, x इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएंगे, यदि हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x² इज इक्वल टू a²/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट एनर्जी लेवल ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज सेम एनर्जी एज द हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। फिर से ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है और इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 क्या होता है, n स्क्वायर बाय जेड ना होता है जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। यह किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम के लिए यह फॉर्मूला वैलिड है। क्वेश्चन में यह दे भी दिया है कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो कि एट व्हाट एनर्जी लेवल, यही मुझे निकालना है। यदि हम इसको सॉल्व करें कि मान लेते हैं कि nth लेवल nth ऑर्बिट का जो कार्बन एटम होगा उसका क्या होगा एनर्जी, nth का क्या हो जाएगा -13.6, कार्बन का कितना होता है जेड इक्वल टू 6 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6। हाइड्रोजन के लिए कितना, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का कितना एनर्जी होता है, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 NB1, तो ये हमारे पास हो गया। दोनों की इक्वेट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो n बराबर 6। यानी कि कार्बन का जो 6th ऑर्बिट का एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर या फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर, ठीक है। तो इसके आंसर 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल रॉड आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग कंडक्टिविटी K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो हमारे पास एक रॉड ये है, इसका K1 है क्या कंडक्टिविटी, दूसरा रॉड ये है, ठीक है, इसका कंडक्टिविटी K2 है। 2 आइडेंटिकल है, लेंथ L एरिया A एरिया है, ठीक है ना। इस दोनों रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी निकालना, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मान लेते हैं इक्विवेलेंट जब कभी निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों रॉड को हम लोग एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट है और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका 2L, एरिया तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या जानते हैं कि थर्मल रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बिकॉज सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट इसके लिए लिखो, R इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल रेसिस्टेंस का क्या होता है ρL/A, इसका हो जाता है L/Ka, ठीक है, बहुत सारा सिमिलर होता है। तो R इक्विवेलेंट इसके लिए लिखो थर्मल रेसिस्टेंस, तो L लेंथ कितना है 2L, K इक्विवेलेंट मुझे निकालना ही है, A एरिया यही है, इज इक्वल टू R1 इसके लिए लिखो, तो क्या लिखेंगे L लेंथ इस रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस, तो L लेंथ इसका L, थर्मल कंडक्टिविटी K1 इंटू A, प्लस इस रॉड का लिखना है मुझे, क्या हो जाएगा लेंथ L हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी K2A, सही है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो LA ये कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कि 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 K1 प्लस K2, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ से K इक्विवेलेंट लिखें फाइनली, तो हमारा K इक्विवेलेंट आ गया है, क्या आ जाएगा 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक है। इसको हम एक बार सही से लिख लें, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot engine work between 2 reservoirs at the temperature 400 Kelvin and 800 Kelvin. Its work per cycle is 1200 जूल, देन फाइंड हीट सप्लाइड पर साइकिल, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है। तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस लो टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर, ठीक है। और यह किसके बराबर होता है, आउटपुट वर्क बाय हीट इनपुट, हो गया। इसी क्वेश्चन पे ये, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा। तो 1 माइनस लो टेम्परेचर कितना है 400, हाई टेम्परेचर कितना है 800, इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू सप्लाइड कितना है, नहीं हमें वर्क डन ही दिया है, क्यू सप्लाइड पूछ रहा है। तो यदि हम लोग वर्क डन लिख लें तो कितना है ये 1200, और क्यू सप्लाइड मुझे निकालना है, ठीक है। हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2,
ये कैंसिल हो जाएगा 1200/q, यानी कि इसको और सॉल्व करें तो 1/2 इज इक्वल टू 1200/q, तो q इज इक्वल टू 2400 जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ए रिंग, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर ऑल आर रिलीज फ्रॉम ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, यानी कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। हमारे पास तीन सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग, तीन है ना, एक बार रिंग लेना है, डिस्क लेना है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, चार सिचुएशन है। एक बार हम लोग रिंग को यहां से रिलीज कर रहे हैं, दूसरी बार डिस्क को कर रहे हैं, रिंग को, डिस्क को, देन सॉलिड सिलेंडर, देन सॉलिड स्फीयर। चार हमारे पास सिचुएशन है, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। चारों को हम यहां से छोड़ रहे हैं वन बाय वन। तो किसको यहां से यहां आने में मिनिमम टाइम लगेगा? मिनिमम टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू अराइव एट द बॉटम इफ ऑल परफॉर्म द प्योर रोलिंग, सभी के सभी प्योर रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/mr²। ये पढ़ाया जाता है किसमें? RBD चैप्टर में। ठीक है, कैसे आया है ये? बहुत इजी है। इस पे देखो FBD एक बार बना लो, क्या क्या लगेगा? एक mg sin थीटा, एक फ्रिक्शन फोर्स, इसका लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, कुछ होगा ना, इधर की ओर लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, रोटेट भी करेगा ये अल्फा से। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या क्या होगा? एक तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का फोर्स mg sin थीटा, एक्सेलरेशन का उल्टा फोर्स फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, इसको लिखोगे तो g sin थीटा माइनस F/m। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया। प्योर रोल कर रहा है तो a बराबर r अल्फा भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्या आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू r, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। इसके बाद टॉर्क mg sin थीटा का 0, सिर्फ फ्रिक्शन का बचेगा तो Fr इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो तीन इक्वेशन को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन इस बॉडी का हम लोग निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा? g sin थीटा डिवाइड बाय 1 + I/mr²। ठीक है, तो ये मेथड है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो देखो हमारे क्या टारगेट है कि यहां से यहां मिनिमम टाइम किसको लगेगा? अब सोचो कि जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि जिसका एक्सेलरेशन, इसको हम लोग यदि इरेज कर दें तो जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उसको मिनिमम टाइम लगेगा इस पोजीशन पे आने में। सही ना? यहां तक आने में जिस बॉडी का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा यहां से यहां आने में। ठीक है, ये हमारे पास। अब हमें ये फाइंड करना है यह जो चार बॉडी है उस चारों बॉडी में से किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखो g sin थीटा तो सभी के लिए कांस्टेंट ही होगा, 1 कांस्टेंट है, mr², सभी आइडेंटिकल बॉडीज है, मास सेम है, रेडियस सेम है, ये भी सेम, यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। ठीक है, अब सोचो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा उसका डिनोमिनेटर सबसे कम हो गया और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा, यानी कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन मैक्सिमम के, ये मैक्सिमम होने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए। जो हमारे पास चार बॉडी है, चारों बॉडी में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है ये हमको देखना पड़ेगा। यदि हम लोग रिंग ले लें, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्क का mr²/2, इसको 0.5 mr² भी लिख सकते हैं। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड सिलेंडर का भी इतना ही हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सॉलिड स्फीयर का तो हम लोग क्या जानते हैं? 2/5 mr², यानी कि 0.4 mr²। ठीक है, देखो ये mr² है, ये 2 का तो 0.5 mr² है और ये है 0.4 mr। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है? तो सॉलिड
स्फीयर का, यानी कि इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का, यानी कि सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है, तो सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर को लगेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट से हर पेपर में ये आ रहा है एक। ठीक है, देखो इसमें हमारा क्या टारगेट है कि यह किस गेट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके दो मेथड है बनाने का, एक तो कोई ट्रूथ टेबल के हेल्प से बना सकता है, दूसरा मेथड जो है हमारा आप क्या करो, बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज करो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज कर लें। तो ये ए है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो ये भी ए होगा, ये बी तो ये भी बी। ये कितना हो जाएगा, ये नॉर गेट है। नॉर क्या करता है, पहले और फिर नोट, यानी कि नॉर गेट का आउटपुट इस नॉर गेट का ए प्लस ए दोनों को ऐड, पहले और क्या फिर नॉट, यानी कि ए बार, ये ए बार, ये कितना दे देगा सेम वे में बी बार। हाँ ये देखो यहाँ ये होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम इनपुट है, मतलब ए बार यहाँ जा रहा है, बी बार यहाँ जा रहा है, यानी कि ये हमारा पास कुछ फाइनल सिचुएशन है। ठीक है, इसमें मिस्टेक आ गया था, ये हमारा ए बार है, ये हमारा बी बार है, फाइनल आउटपुट वाई है मान ले, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे, ये नॉट गेट है ना, पहले ऐड करेगा फिर नॉट, तो ऐड कर दो फिर नॉट। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में एक होता है लॉ होता है डिमॉर्गिस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ए बार का बार इंटू बी बार का बार। हम ए बार का बार क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, बी बार का बार बी आ जाएगा, यानी कि फाइनल आउटपुट जो हमारा आ गया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू ए बी, यानी कि यह एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, उसको भी एक बार देख लें। ठीक है, यदि हम लोग दूसरा मेथड से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आउटपुट हमारा y है। ठीक है, इनपुट रख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 इनपुट पॉसिबल है। एक बार तुम 0 0 यहां रखो, तब देखो आउटपुट क्या आ रहे हैं, देख लेते हैं। ये नॉर है तो ये 1 दे देगा, ये क्या करेगा 1 दे देगा, ये ऐसे है और ये ऐसे। ठीक है, ये दोनों जो है हमारा, ये यहां से यहां कनेक्शन है, ये यहां से यहां, तो देखो ये 1 ये भी 1, तो 1 1 का ये कितना दे देगा, नॉर 0, यानी कि ये तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब सोचो जब 0 1 होगा। ठीक है, अब ये वाला सिचुएशन एक बार ले लेते हैं, तो जब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 0 0 का तो ये 1 दे देगा, 1 का कितना दे देगा, ये नॉर गेट 0 दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 ये भी 1, तो पहले ऐड करो फिर नोट लो, 0 आ गया। फिर यहां से यहां के लिए सोचो, ये 1 ये 0 ये 0, सेम वे में 1 0 रखोगे फिर भी 0। हाँ एक बार 1 1 रख के देख लें, तो देखो ये भी 1 ये भी 1, ये भी 1 ये भी 1, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यह ट्रूथ टेबल किससे मैच हो रहा है एग्जैक्टली, तो यह एग्जैक्टली एंड गेट के ट्रूथ टेबल से मैच हो रहा है, यानी कि यह जो है किसका सर्किट के इक्विवेलेंट है, एंड गेट की तरह ये ओवरऑल सर्किट काम कर रहा है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट एक स्लाइड खाली हो गया था। चलो इसमें हमारा क्या है कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको एक स्प्रिंग कांस्टेंट के उसे हम लोग कनेक्ट किए। ठीक है, दूसरा सेम मास है बट दिस आर द टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन द सीरीज एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k and k. Then we have target to find the ratio of the time period of this SHM and this SHM. यह दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका टाइम पीरियड TA कितना होगा बताओ, 2π√m/k। कोई दिक्कत, इस दोनों को क्या करो एक सिंगल से रिप्लेस कर दो, सीरीज में है ना तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, क्या हो जाएगा k/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल में जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, तो पैरेलल रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, R1R2/R1+R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा R1R2 यानी k इंटू के डिवाइडेड बाय k+k, कितना आ जाएगा ये k/2, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ k/2 लिख दिया। ठीक है, अब सोचो ये हमारे पास TA आ गया, TV क्या लिखें
2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट के बदले k/2 लिख दें तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन के। ठीक है, k/2 2 ऊपर चला गया। वी हैव टारगेट टू फाइंड द रेशियो ऑफ TA/TB। कितना हो जाएगा, जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे TA/TB को, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा TA/TB, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m/k। तो ये फाइनली आ गया 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ देखें तो TA/TB आ रहा है 1/√2। ठीक है, यानी कि ये यहाँ जो है कुछ मिस्टेक होगा, एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए TB/TA। ठीक है, तो TB/TA कितना हो जाएगा, तो TB/TA इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो इसको कंपेयर कर लें रूट x से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट था, मिस्टेक था, TB/TA होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस सोलेनॉइड हैविंग 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, n का वैल्यू 1000 है। ठीक है, एक हमारे पास मान लेते हैं ये सोलेनॉइड है, कुछ इस टाइप से सीन है। ठीक है, स्मॉल n के वैल्यू गिवन है एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनसाइड दिस। इसके अंदर कोई एक मटेरियल है जिसके कारण रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो गया इसका 500। ठीक है, करंट फ्लोइंग इन ए सोलेनॉइड, हाँ ऐसा भी गिवन है कि I का जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर। देन फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बी फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, μ0 Ni, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी μr है, तो इंटू μr भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया μ0 μr Ni। μ0 का वैल्यू गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻m। μr का वैल्यू कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी 500, μ0 μr n, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ 1000, I 5। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखो ये 10 के पावर 3 10 के पावर 2 और ये 10⁻⁻7, तो फाइनली कितना बच जाएगा 10 के पावर -2। ठीक है, ये इसको हमने मैनेज किया, और कितना हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, और इंटू पाई भी एक बच रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये और ये तो 1 हो गया, 10 का पावर -2 10 का पावर 2 10 का पावर 0 1 हो गया, ये इंटू ये पाई बच गया, पाई टेस्ला हो गया। यानी कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है पाई टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ठीक है, एक कार, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है, पहले एक्सेलरेट किया गया कुछ टाइम के लिए, आफ्टर विच डी एक्सेलरेट, कुछ टाइम के लिए कार को एक्सेलरेट किया गया और उसके बाद कार को डी एक्सेलरेट किया गया विद द कांस्टेंट रेट बीटा। ठीक है, टोटल टाइम जो लगता है ड्यूरिंग दिस मोशन टी है, एंड फाइनली रेस्ट में आ गया, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी पड़े। तो किसका ग्राफ बनाएंगे, v वर्सेस t का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है, पहले कार एक्सेलरेट किया गया विद कांस्टेंट रेट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो vt में एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या ग्राफ होता है, ये, उसका वैल्यू कितना है अल्फा। यानी कि यहां से यहां जो vt ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्योंकि dv/dt जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, यही क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां तो हम ये लिख सकते हैं, एक मिनट, ये हमारा t हो गया, ये हमारा v हो गया, और
यहाँ देखो फर्स्टली एक्सलेट किया गया है, ए कार एक्सलेट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है अल्फा। अब देखो vt का ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कैसा ग्राफ बनता है vt एक्सिस पे, तो कांस्टेंट है। और यह जो लाइन है vt का, उसका जो स्लोप होता है यही एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इस लाइन का स्लोप मुझे पता है कितना है, स्लोप ऑफ vt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, यानी कि इस लाइन का स्लोप पता चल गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कि यह t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया, इसके बाद यह जो है डी एक्सेलरेट किया, मान लेते हैं कि यह जो है डी एक्सेलरेट कर रहा है। जब डी एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, फिर फाइनली रेस्ट में आ गया। मान लेते हैं कि यह टाइम टी है जब वो रेस्ट में आया। ठीक है, हाँ, जो डी एक्सेलरेट कर रहा है उसका भी एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन है, यानी कि इसका जो स्लोप है ये भी मुझे गिवन है, कितना है, बीटा हो गया। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, और अब हम यदि ग्राफ से देखें तो हम बोल सकते हैं कि t1 टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ड्यूरिंग दिस मोशन। ठीक है, मुझे क्या निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है। यह जो एरिया आएगा यही एरिया क्या है, डिस्टेंस कवर है। एरिया निकालने के लिए एक बार हमें वी मैक्स चाहिए और दूसरा टी चाहिए। यदि ये दोनों पता चल गया वी मैक्स और टी, तो एरिया तो निकल जाएगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये दोनों निकालना है। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये वी मैक्स के बराबर है, बेस कितना है t1, यानी कि हम लिख सकते हैं स्लोप अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी मैक्स डिवाइडेड बाय t1। तो वी मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा t1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके लिए देखें, यहां से यहां के लिए लिखें, यहां से यहां का भी स्लोप मुझे पता है, बीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वी मैक्स डिवाइड बाय बेस कितना हो गया, t माइनस t1। ठीक है, और यदि हम इस दोनों को सॉल्व करें या यूं कहूं कि वी मैक्स के वैल्यू को एलिमिनेट कर दें तो कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स यहां से लिखें तो कितना आ गया, अल्फा t1 बाय t माइनस t1। इसको और एक बार सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, बीटा t माइनस बीटा t1 इज इक्वल टू अल्फा t1। ठीक है, तो फाइनली मेरा टारगेट क्या है कि हम लोग यहाँ से t1 का वैल्यू निकाल लें। तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, t1 का वैल्यू बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि t1 अननोन है हमने मान लिए थे। t1 निकल गया, t1 निकल गया तो वी मैक्स भी निकल जाएगा। वी मैक्स कितना लिख देंगे, अल्फा टाइम ऑफ t1, तो अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर इसका एरिया, तो एरिया कितना लिखे, 1/2 बेस, बेस टू t हो गया, हाइट क्या है वी मैक्स, तो वी मैक्स कितना हो गया, अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, अल्फा बीटा t स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अल्फा बीटा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ऑप्शन 1 जो आ रहा है इसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑप्टिक्स चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें क्या एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले तो हम लेंस बना लें, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक साइड प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब यहां से यहां 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां का लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिकनेस क्या है, थिकनेस है 3 mm, यानी कि सेंटीमीटर में 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इस लेंस का मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां r होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर r है इसका, तो यहां से यहां का डिस्टेंस r है, ये 0.3 है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस r माइनस 0.3। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए सोचो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस 0.3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो r का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो है 15 के सेंटीमीटर के लगभग आता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये।
ठीक है। तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। तो 1/f इजिकल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है। हाँ, इसका इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है v, कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू c/v। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस लेंस 2 × 10⁸। कितना हो जाएगा, 3/2 लिखो या 1.5। यानी कि यह जो लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। मीडियम क्या है, सराउंडिंग में एयर है। तो यदि हम लोग इसको और सॉल्व करें तो क्या वैल्यू पुट कर दें, म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना है 1.5, मीडियम का 1, ठीक है, -1। यहां तक हो गया। 1/r1 ये फर्स्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो एक प्लेन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ माइनस r2 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रे इस साइड से आ रही है, हमने एज्यूम कर लिया। तो यदि रे इधर से आ रही है तो इसके इधर जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज द पॉजिटिव। तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, इसके इधर जो भी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट के इधर वो निगेटिव होगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो कहीं इधर ही है, यानी कि वो क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। ठीक है, यानी कि 1/-15। हाँ, कोई इधर से माने तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही, इधर जा रही है, तो इसके इधर पॉजिटिव, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव होता है, इसके इधर जो भी होगा वो निगेटिव डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1.5 इंटू ये तो 0 माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/13। तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5% ऑफ द इनिशियल। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 5%, यानी कि 5/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका फाइनल स्पीड v होगा, तो कितना होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। 5/100 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास m, हाँ इनिशियल स्पीड गिवन है 20। तो m कैंसिल हो गया और क्या क्या 2 ये भी कैंसिल हो गया। v² इज इक्वल टू 1/20 इंटू कितना हो गया, ये 20 का स्क्वायर। तो ये हमारा 20 आ गया, v² इज इक्वल टू 20। तो v इज इक्वल टू √20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 20 को कोई क्या लिख सकता है, √4 × 5, तो 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, 2 सोप बबल ऑफ रेडियस a एंड b, और ऐसा इंफॉर्मेशन है कि b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ठीक है, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, ये क्लास में कराया भी जाता है। देखो हमारे पास मान लेते एक सोप बबल a है, दूसरा सोप बबल b है, ये दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं। कांटेक्ट में लाने के बाद क्या सिचुएशन होगा कि कुछ मान लो कि ये हो गया, क्या होगा जब ये कांटेक्ट में आएगा तो एक नया कांटेक्ट सरफेस आ गया ये। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, ये रेडियस तो a ही होगा। यदि हम इस रेडियस की बात करें तो ये तो a है और ये रेडियस b है। ठीक है, इतना तो जानते हैं। हाँ, एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो सोप बबल है, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है कितने से, 2T/r से। ठीक है, मान लिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा, P0 + 2T/r। इसके अंदर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। हाँ, इसका रेडियस क्या है, a है, तो ये लिख ले। इसके अंदर प्रेशर कितना ज्यादा होगा बाहर से, 2T/r, यानी कि यदि बाहर प्रेशर P0 है तो अंदर का कितना लिखें, P0 + 2T/b। ठीक है, अब देखो
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी ज़्यादा बड़ा है और ए छोटा है, यानी कि यह जो प्रेशर होगा ये छोटा है, ए छोटा है, यानी कि ओवरऑल क्वांटिटी ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये प्रेशर, और ये कम बड़ा होगा, यानी कि ये प्रेशर ज़्यादा है और ये प्रेशर कम है, यानी कि छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसका अंदर प्रेशर कम है। तो जब ये कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो कर्वेचर कुछ हाई प्रेशर की तरफ होता है, तो कर्वेचर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हाई है लो है तो हाई प्रेशर की तरफ ये हमारा कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, और तो यहाँ का प्रेशर कितना है P0 प्लस 2T बाई ए, बी बबल के अंदर प्रेशर P0 प्लस 2T बाई बी, और हम क्या जानते हैं किसी भी सोप बबल के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है 2T बाई आर, यानी कि यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं ये P1 और इसका प्रेशर P2, तो क्या लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T बाई आर, ठीक है। ये हमारा सोप का जो भी लेयर है, इस लेयर के कारण प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा 2T बाई आर, आर क्या है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। जब भी हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2T कॉमन आ जाएगा और 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 2T बाई आर, 2T कैंसल, तो कितना लिख सकते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा b माइनस ए बाई ए बी, तो रेडियस r का जो वैल्यू हो गया ए बी बाई बी माइनस, तो ए बी बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, देखो इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास m एंड फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा फोटोन है, ठीक है, दोनों का वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होता है hc अपॉन ई, एक इक्वेशन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ, ये हमारा फोटोन है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के एनर्जी E, यही है। और हमारा टारगेट क्या है, फाइंड द रेशियो, रेशियो मुझे निकालना है। तो हम लोग एक्चुअली ये रेशियो लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो कैलकुलेट करें, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यदि हम लोग फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो कैलकुलेट करें तो HS तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में C नीचे है, इसका मतलब है कि किसका रेशियो पूछा गया होगा, इसका मतलब है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये पूछा गया होगा, सही है। तो जब भी हम दिस बाय दिस करेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2me, ठीक है, और इसके कारण ये CE आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई सी इंटू ये E है डिवाइड बाय रूट E, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E अपॉन 2m, किससे मैच हो गया 1 बाई सी E अपॉन 2m का पावर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, टू गैसेस आर मिक्स्ड इफ नंबर ऑफ मोल n1 and n2, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है एंड मासेस भी गिवन है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है, देन फाइनल टेम्परेचर। देखो दो गैस है, T1 टेम्परेचर पे है, T2 पे, नंबर ऑफ मोल n1 n2 और क्या गिवन है, ठीक है, इतना से मेरा काम हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें F1 है इस गैस का, इसका F2 है, दोनों का मिक्स कर दिया गया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएंगे n1 प्लस n2, ठीक है। तो नया टेम्परेचर मान लो T आ गया, तो वहीं टेम्परेचर T निकालना है। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, टोटल एनर्जी क्या होगा कंजर्व होगा, तो जितना एनर्जी यहाँ का होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस प्लस यहाँ का इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू यहाँ का आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है N/2FRT, ठीक है। तो यहाँ जो गैस है इसका इंटरनल एनर्जी कितना लिखेंगे N/2, नंबर ऑफ मोल N1/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 RT1 प्लस इसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल N2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 RT2 डिवाइडेड बाय 2, सही है, इज इक्वल टू इसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसका इंटरनल एनर्जी कितना लिखेंगे, यहां तो दोनों गैस हैं,
जिसके एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 होगा, दूसरे का F2 होगा। ठीक है, और हमारा कंबाइंड टेम्परेचर T हो गया। तो N1 मोल वाले गैस का हम लोग इंटरनल एनर्जी लिख लें तो क्या हो जाएगा, N1/2 F1RT प्लस N2 गैस वाले का N2/2 F2RT। सही है, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर दें तो R R R कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 इज इक्वल टू कितना लिख दें, N1 F1, अच्छा एक मिनट इसको हम लोग इरेज ही कर दें। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको लिखें थोड़ा सा सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो T तो कॉमन आ गया, इधर तो कोई लिख सकता है N1 F1 प्लस N2 F2 इंटू T, तो डिवाइडेड बाय N1 F1 प्लस N2 F2, यही होगा फाइनल टेम्परेचर T ऑफ द मिक्सचर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, N1 F1 प्लस N2 F2, ये हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ए एंटीना ऑफ हाइट 30 मीटर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ के हाइट पे कोई एक एंटीना है, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक, मान लेते हैं कि यहाँ से d डिस्टेंस तक ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यह जो d हो गया, d का फॉर्मूला क्या होता है, √2RH। ठीक है, तो 2 रेडियस 64 किलोमीटर एंड 30, ठीक है, r का वैल्यू हो गया, हाँ यूनिट हमें ध्यान रखना है, तो 34 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके 10⁻³ कर देंगे। ठीक है, या नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमें किलोमीटर में गिवन है, तो लिख दें √2R रेडियस 6400 इंटू h का वैल्यू 30 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से d आ जाएगा, फिर यहीं तो आ गया इसका एरिया। यदि हम एरिया की बात करें, कितना एरिया में ये कर सकता है कम्युनिकेट, ये एरिया है, तो यह एरिया कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली πd² होता है। तो पाई का वैल्यू रखोगे, d² करोगे तो 2 × 6400 × 30/1000। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1205.76 के अप्रॉक्स, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखेंगे, 1206 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करके वो आंसर आ जाएगा, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर में मुझे लिखना है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा क्या है कि 4 प्लेट है एंड हर प्लेट का लेंथ मुझे पता है कितना है, 2 मीटर, इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 3/2 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, प्लेट का लेंथ इंटू ब्रेथ 2 × 3/2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। सही है, एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ये और ये। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 प्लेट नंबर मान ले, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 नंबर प्लेट, 4th नंबर प्लेट। ठीक है, तो देखो हमें 1 और 3 के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करें, 1 नंबर प्लेट को सबसे इधर रख लेते हैं, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, दूसरा 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में नहीं, बल्कि यदि हम लोग इसको देखें तो एक तो 1 2 के बीच में हो गया। ठीक है, जो दूसरा, एक तो ये कैपेसिटेंस है, एक ये कैपेसिटेंस, एक ये है, हाँ, लेकिन 2 और 4 एक वायर से कनेक्ट है, यानी कि यह और यह एक वायर से कनेक्ट है, 2 और 4 को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। 4 और 3 के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, और हमें क्या है, ये कैपेसिटेंस को हमने लिख दिया, ये इस कैपेसिटेंस को ये लिख दिया, एक ये बच गया 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच का ये। देखो ये कॉन्सेप्ट जब कभी भी हम लोग प्लेट से
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस दो प्लेट के बीच निकालना उसको सबसे साइड रखना होता है। तो हमने इस तरीका से अरेंजमेंट किए कि 1 नंबर प्लेट और 3rd नंबर प्लेट उसको सबसे साइड, क्यों? क्योंकि 1 और 3rd के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबका आइडेंटिकल सी 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 कितना हो जाएगा, ये तो पैरेलल है तो 2C, ये C सीरीज तो C इक्विवेलेंट 2C इंटू सी बाय 2C प्लस सी, यानी कि 2C/3। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2/3, C कितना एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट 3 इंटू D सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा D हो गया, 3 कैंसिल हो गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यदि हम लोग कंपेयर करें x एप्सिलॉन नॉट बाई D से तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ करंट इन ए वायर, किसी भी वायर में करंट I इजिकल टू कितना है I1 साइन ओमेगा टी एंड दूसरा है I2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाए तो ये I1 हो गया, और क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है, कॉस को कोई क्या लिख सकता है साइन पाई बाय साइन, देखो हम ये चाह रहे हैं कि यह जो कॉस है इसको कोई क्या लिख सकता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही ना, यानी कि I2 जो एंगल बना रहा है वो I1 के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रीडिंग ऑफ हॉट वायर एमीटर। देखो हॉट वायर जो एमीटर होता है वो RMS वैल्यू को रीड करता है। ठीक है, तो देखो इसका IRMS कितना होगा, इसका यदि हम IRMS लिखें तो I1/√2, इसका IRMS कितना होगा I2/√2, रिजल्टेंट IRMS कितना होगा, रिजल्टेंट RMS लिखें तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर, इसके RMS का स्क्वायर तो I1/√2 का स्क्वायर, इसके RMS का स्क्वायर I2/√2 का स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos फाई। फाई क्या होता है फेज एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 0, यानी कि ये वाला तो टर्म ही 0 आ जाएगा, क्यों लिखे हुए फालतू में। ठीक है, तो फाइनली कितना ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2, यही होगा ना। ठीक है, यदि हम ऑप्शन देखें तो बाय मिस्टेक ये यहाँ से होगा। ठीक है, कोई एक को कंप्लीट रूट में होगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है, किसी वायर के थ्रू करंट का वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है कितना है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। ठीक है, एक फॉर्मूला हम जानते ही हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NeVd। ठीक है, करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं I बाई एरिया NeVd, और मुझे N निकालना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करके लिखें तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I अपॉन AeVd। ठीक है, I का वैल्यू पुट करते हैं 10, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा पुट करेंगे तो ये इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हमारे पास फोर्स यहां से लग रहा है एंड देन वी हैव टारगेट टू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O एंड Q, यानी कि एक बार तो टॉर्क अबाउट O निकालना है, दूसरी बार Q के अबाउट। ठीक है, और यदि हम इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है, पहली बात हम ये लिख रहे हैं कि ये हमारे पास हो गया, यह फोर्स का वैल्यू गिवन है कितना 4I कैप माइनस 3J कैप न्यूटन। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, यह जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, 10 cos 60, 10 sin 60, 5√3। ठीक है, तो r वेक्टर मुझे चाहिए, इसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, तो r वेक्टर तो कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 5√3J कैप। ठीक है, अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो r वेक्टर पता चल गया, F पता है, तो सिंपली क्या करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर।
यानी कि इस यह आर वेक्टर और यह फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एक बार, ठीक है। तो हमारा आर लिख लें 5i कैप 5√3j कैप क्रॉस ऑफ एफ हमारा हो गया 4i कैप -3j कैप। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा -15 + 20√3 माइनस ओवरऑल का के क्या। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम तो ओ पॉइंट के बाद टॉर्क लिख लिए, ये हमारा टॉर्क अबाउट दिस ओ पॉइंट। हाँ, यदि क्यू पॉइंट के बाद टॉर्क लिखे तो क्यू पॉइंट का क्या पोजीशन है, इसका कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस 10 होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है 10,0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता ही है 5,5√3। तो टॉर्क जब हम इसका लिखेंगे टॉर्क ऑफ पी अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि अबाउट द क्यू पॉइंट यदि हम लोग टॉर्क लिखें तो आर वेक्टर क्या होगा, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यू पॉइंट यदि ये है तो आर वेक्टर कुछ ये हो जाएगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, दिस पॉइंट का पोजीशन माइनस दिस पॉइंट, तो 5 - 10 -5i कैप -5 दिस पॉइंट का पोजीशन माइनस दिस पॉइंट, तो -5i कैप + 5√3j कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्यू आ गया। तो फाइनली जो टॉर्क निकालोगे फिर से, सॉरी, ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है, आर क्यू नाम रख दें इसका। तो टॉर्क क्या हो जाएगा फिर से आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि इसको और फोर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है 15 - 20√3 के कैप। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर में यानी कि एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वर्नियर कैलिपर हैव द पॉजिटिव एरर। ठीक है, पॉजिटिव एरर है, इसके पॉजिटिव एरर है 0.2 mm इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल्स लाइज बिटवीन 8.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेन स्केल है उसका रीडिंग कहाँ से कहाँ है, 8.5 से 8.6 के बीच में। ठीक है, इफ द 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। ठीक है, तो रीडिंग विल बी क्या होगा, और लिस्ट काउंट भी गिवन है किसका, वर्नियर स्केल का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो ओवरऑल मेजरमेंट वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या होता है, हमारे पास आता है कि मेन स्केल का रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग जहां कोइंसाइड किए हैं इनटू लिस्ट काउंट, यही फॉर्मूला होता है। तो मेजरमेंट वैल्यू इक्वल टू दिस है। तो मेन स्केल का कहां से कहां 8.5 से 8.6 के बीच में है कहीं ना कहीं, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग कितना है 6 है ना, 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, इनटू लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm, इसको सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8.5 + 0.06 यानी कि 8.56 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, पॉजिटिव एरर 0.2 mm। पॉजिटिव एरर मतलब जितना एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा ऑलरेडी डिवाइस दिखा रहा है 0.2 mm। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव एरर को ऑलवेज माइनस किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली क्या लिखेंगे 8.56 माइनस 0. ये 0.2 mm है तो 0.2/10 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल जो इसका रीडिंग हो जाएगा 8.56 माइनस 0.02 कितना आ जाएगा 8.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमने मेन जो इसका मेजरमेंट वैल्यू होगा वो हमने निकाल लिए। सिंपल फॉर्मूला होता है मेन स्केल प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये आ गया। पॉजिटिव एरर ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट, इफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टेंस इज एस। मान लेते हैं 2 रेसिस्टेंस है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मान लो ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है R1 एंड R2। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2/R1 + R2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि S = NP
तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा, s बाई पी। s हमारा कितना है, r1 प्लस r2, दिस बाई दिस करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 r2। ये n का वैल्यू हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n का मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो जब r1 और r2 बराबर हो जाएंगे तो n का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। ये हम लोग निकाल भी सकते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि व्हेन r1 इक्वल टू r2 होगा तो n क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो n मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, मान लेते हैं r के बराबर, तो 4r स्क्वायर, ठीक है, इंटू r स्क्वायर, तो ये हमारा 4 आ गया, यानी कि इसका जो n का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए पोली एटॉमिक गैस हैज ए 24 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड इट्स गामा। ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, केटीजी का। तो देखो, यदि हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वाइब्रेशन कारण एक होता है, वाइब्रेशन कारण कितना हो गया 24, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कारण पोली एटॉमिक को कितना हो सकता है 3, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, प्लस 3 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारा वो कितना हो गया, 30 हो गया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कैन हैव द एनर्जी। इतना वे पॉसिबल है। एक हम लोग गामा और एफ में रिलेशन हमें याद भी रहता है डायरेक्ट, वैसे हम लिख भी लें तो सी वी इजकल टू क्या होता है, एफ आर बाई 2, सी पी इजकल टू क्या होता है, एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। तो गामा क्या हो गया, सी पी बाई सी वी। तो कितना हो जाएगा ये, तो यदि हम लोग लिखें तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ गया f प्लस 2 बाई एफ, यानी कि 1 प्लस 2 बाई एफ। ठीक है, तो f का वैल्यू पुट कर दें तो 1 प्लस 2 बाई 30, तो 1 प्लस 1 बाई 15, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.06। ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1.03। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे उसको हमने सॉल्व किए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।